एपिसोड 1 रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस में अपने आलीशान कैबिन में बैठकर अथर्व बड़ी ही बेसब्री से अपने सेक्रेटरी के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद सेक्रेटरी अथर्व के कैबिन में आया और उसने आते ही कहा, सर काम हो गया है, अब इस खबर को कुछ ही मिनटों में वायरल कर दिया जाएगा। कहानी एक हफ्ते बाद। मन्नत हाथ में तलाक का नोटिस लेकर बैठी हुई है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि पिछले महज एक हफ्ते में उसके साथ क्या क्या हो चुका है। एक हफ्ते पहले किसी मीडिया वाले ने पता नहीं कहां से बातें बनाकर उसके बारे में यह अफवाह फैला दी कि उसके उसी की पुरानी कंपनी के एक सीनियर के साथ में नाजायज संबंध थे और आज भी है। और तो और ऑफिस की पार्टी में खिंची गई किन्हीं पुरानी तस्वीरों को तोड़ मरोड़ कर सबूत के तौर पर छाप भी दिया था। ये खबर सुनकर उस डायरेक्टर की पत्नी, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है, ने पहले आत्महत्या करने की कोशिश की और बाद में तलाक का नोटिस भेज दिया। उसकी और मन्नत दोनों की ही शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। और ये खबर जैसे ही सक्सेना हाउस पहुंची, वहां कोहराम मच गया। जो लोग मन्नत को नापसंद करते थे उन्हें भी आज मौका मिल गया कि वो भी उसे बदचलन कह सके, और कुछ आगे होता उसके पहले ही उसके हाथ में तलाक का नोटिस थमा दिया गया। शहर में सक्सेना परिवार का इतना नाम था कि इस खबर के बाहर आते ही उनका इस रिश्ते को तोड़ना और मन्नत से अपना पलड़ा झाड़ लेना लाजमी था। वैसे भी सक्सेना ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक किसी ऐसी लड़की को अपनी बहू कैसे मान सकते थे जिसके नाजायज संबंध हो, और रही बात इस घर की, तो ये घर मन्नत को अब छोड़ के जाना होगा। और शायद नाजायज संबंधों के लिए तलाक के समय लंबा चौड़ा हर्जाना भी देना होगा। इस सब से यह साफ पता चल रहा था कि अब मन्नत के पास कुछ नहीं बचा है, ना पैसा और ना ही सम्मान। रही सही इज्जत, मीडिया वाले बार बार वही खबर दिखाकर खराब कर रहे हैं। मन्नत शादी के पहले मॉडलिंग किया करती थी, पर मन्नत का मॉडलिंग करना सक्सेना परिवार को गवारा नहीं था, इसलिए जबरदस्ती उसकी मॉडलिंग छुड़वा दी गई। और अब मन्नत सिर्फ और सिर्फ सक्सेना ग्रुप ऑफ कंपनीज में साइलेंट एम्प्लॉय है, जिसका कंपनी में होना या ना होना बराबर है। मन्नत पहले ही अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी और अब ये स्कैंडल सामने आ गया था। मन्नत अभी अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसका सेक्रेटरी आया और उसने आकर कहा, तुम्हारा घर अभी पूरी तरह से रिपोर्टरों से भरा हुआ है, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त वहां जाना चाहिए। तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम कहीं और जा सकती हो? मन्नत ने उसकी ओर घूर कर देखा और कहा, तुम भूल गए मैं कौन हूँ? करना, अरे अब ये सती सावित्री बनना छोड़ो और तुम जैसी की भी क्या इज्जत करनी। मन्नत का मैनेजर कुछ 30 की उम्र के आसपास का आदमी है, काम में अच्छा है, पर नियत से हमेशा से घटिया ही रहा था। तभी उसने अपनी असली नियत छुपाते हुए कहा, देखो तुम्हारा पति तो तुम्हें घर के अंदर भी नहीं घुसने देगा, और अगर तुम्हारे पास कहीं और जाने की कोई जगह नहीं है तो आज की रात तुम ग्लोरी इंटरप्राइजेस के मालिक के साथ क्यों नहीं बिताती? वैसे भी वो तुम में बहुत इंटरेस्टेड है और तुम्हारे लिए तो यह नया भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो इसकी आदत होगी ना। मन्नत ने अपने मैनेजर करण की बात को अनसुना करते हुए अपने पर्स में कुछ ढूंढना जारी रखा और तभी उसके हाथ में एक लिफाफा आया, जिसे देखकर उसने कहा, मैंने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है, तो अब तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैनेजर के चेहरे पर नाराजगी साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि इस खबर के बाहर आते ही उसने ये तय कर लिया था कि मन्नत अब बिकाऊ है, उसे उसके पति और परिवार का सहारा तो नहीं ही मिलेगा, और उसके बाद उसके पास अपना शरीर बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, और इसीलिए वो पैसे ले चुका था। और तो और ग्लोरी इंटरप्राइजेस के मालिक से यह वादा भी कर चुका था कि मन्नत आज की रात उसके साथ बिताएगी। एपिसोड 2। करण ने अपनी बात रखते हुए कहा, अच्छा तो फिर तुमने अपना डिवोर्स का हर्जाना चुकाने के बारे में क्या सोचा है? वो तो चुकाना ही होगा। मेरी बात मानो, मैं इतने साल से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं सोचूंगा। ग्लोरी इंटरप्राइजेस के मालिक तुम्हें काफी पसंद करते हैं, बस एक बार उनके साथ सो जाओ, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और वैसे भी इतने बड़े आदमी की रखेल बन के रहना भी अपने आप में गर्व की बात है। वैसे भी तुम जैसी एक्स मॉडल को अब कौन पूछेगा, और वैसे भी तुम्हें इतने बड़े परिवार की बहू बन के भी क्या मिल गया? भूलो मत, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर जो चोट के निशान थे वो दिखने तुम मेरे ही साथ गई थी, इसलिए अपनी अच्छी शादी का राह बंद ही कर दो। विराज कैसा पति है ये मैं और तुम दोनों जानते हैं। तुम्हारी सारी मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाएंगी, और देखना वो तुम्हें कितना खुश रखेंगे, और उस विराज से ज्यादा तुम्हें खुश रखेंगे।
तुम समझ रही हो न मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, करण ने आंख मारते हुए कहा। वैसे भी तुम्हारा पति तो उस काम्या नाम की तितली के पीछे भंवरा बना फिर रहा है। अब ये मत कहना तुम्हें पता नहीं है। मन्नत ने गुस्से में करण की ओर देखा और कहा, मैंने किसी के साथ कोई अफेयर नहीं किया है और न ही मेरा किसी के साथ कोई नाजायज संबंध रहा है। हमारी कंपनी ये बात अच्छे से जानती है और तुम्हें भी मुझे ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ना जाने कब से मॉडलिंग छोड़ दी है, ये फोटो भी पुरानी। और रही बात मेरी शादी या मेरे पति की तो वो सब मैं खुद देख लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। करण, अब तुम इतने भी क्या नखरे बता रही हो, आखिर सच्चाई तो मैं भी जानता हूँ। इतना सारा जो हंगामा हुआ है, उस डायरेक्टर की बीवी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, वो भी जब वो 8 महीने प्रेग्नेंट है, तो सारी बातें झूठ तो नहीं होंगी और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। यहाँ सब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। और तुम्हारा तो पति ही तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम्हारी भी तो कुछ जरूरतें हैं। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें मेरे सामने ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कब से कह रहा हूँ, ग्लोरी एंटरप्राइजेस के मालिक तुम्हें विक्रम से ज़्यादा फिजिकल प्लेजर देंगे और वैसे भी तुम्हारे जैसी लड़कियों को और चाहिए भी क्या। बस पैसा मिल जाए, बिस्तर पे कोई सेटिस्फाई कर दे, और क्या चाहिए। यकीन मानो मैंने आज तक जितनों को उनके पास भा है उनका करियर तो बन ही गया है और उन्हें जो सुख मिल है वो तो तुम सोच भी नहीं सकती। विराज से शादी भी तो तुमने पैसे के लिए ही की होगी ना, वरना तुम्हारी जैसी एक अदनी सी मॉडल को सक्सेना परिवार अपनी बहू क्यों बनाएगा। और हम वैसे भी थोड़ी देर में ग्लोरी हाउस पहुंचने वाले हैं। आज की रात अपनी बॉडी को आराम दे दो, तुम्हारी रात भी अच्छी गुजर जाएगी और फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो अलग, और उसके बाद पैसे का इंतजाम हो ही जाएगा। मन्नत का ध्यान जैसे ही रोड की तरफ गया, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके मैनेजर ने बिना उसके हाँ कहे ही ये तय कर लिया कि आज की रात वो उस इंसान के साथ बिताएगी, मतलब उसे बेच दिया। हड़बड़ाहट में मन्नत ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन किया। हालांकि वो ये कॉल नहीं करना चाहती थी, पर उसे करना पड़ा। फ़ोन पर ज़्यादा बात तो नहीं हुई, बस मन्नत ने कहा, मैं लिंक रोड पर हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। करण को समझ नहीं आया कि आखिर मन्नत ने किसे फ़ोन किया, पर उसे लगा कि शायद मन्नत उसे धमकाने के लिए या डराने के लिए ऐसा कर रही है। असलियत में एक ऐसी एक्ट्रेस की मदद करने के लिए कौन आएगा जिसके बारे में इतना बखेड़ा चल रहा हो, जो पहले ही बदनाम हो चुकी हो। उसके साथ तो कोई गलती से भी अपना नाम नहीं जोड़ना चाहेगा। एपिसोड 3। मन्नत को मनाने के लिए करण अपनी बातों को कहे जा रहा था और इनडायरेक्टली उसे धमका रहा था, पर मन्नत उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। करण अभी अपनी बकवास कर ही रहा था कि तभी एक लंबा चौड़ा लग्जरी गाड़ियों का काफिला करण की कार को ओवरटेक करके उसके आगे खड़ा हो गया। मन्नत ने जैसे ही कर को देखा वो दरवाजा खोलने लगी तो करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसमें से एक आदमी निकला और उसने मन्नत की तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा, मैम आप चलकर गाड़ी में बैठिए। लेकिन करण ने मन्नत का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम इस तरह से नहीं जा सकती हो। पर तभी ब्लैक कार का दूसरी तरफ का शीशा खुला और उसके अंदर से आवाज आई, कौन कहा नहीं जा सकता है। करण ने जैसे ही आवाज की ओर अपना रुख किया, उसका शरीर डर से कांपने लगा और उसके पसीने छूट गए, क्योंकि कार के अंदर अथर्व रायजादा बैठा हुआ था और करण के डरने के लिए अथर्व रायजादा का नाम ही काफी था। अथर्व रायजादा के पास में पावर और पैसा तो था ही, पर उसके बारे में कुछ एक अजीब सी थी जिसे हर कोई उससे डरता था। शायद उसका अनअप्रोचेबल होना ही इसका कारण था। अथर्व का दिख जाना ही अपने आप में किसी जादू से काम नहीं था। अथर्व कहीं भी नहीं जाता था, न तो सोशल गैदरिंग्स में और ना ही किसी पार्टी में। पर करण को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी तो मन्नत की शादी टूट चुकी है, उसके पति ने उसे घर से लगभग निकाल ही दिया है और उसका तलाक भी लगभग तय है, तो फिर अथर्व उसकी मदद क्यों कर रहा है, जबकि मन्नत का पति विराज अथर्व के बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर है। हालांकि अथर्व डायरेक्टली विराज के साथ नहीं बल्कि सक्सेना ग्रुप के साथ बिजनेस कर रहा था, पर फिर भी वो आपस में कनेक्टेड तो थे। फिर अथर्व ऐसा क्यों कर रहा है, और इस शादी के टूट जाने के बाद भी आखिर अथर्व मन्नत की मदद करके करना क्या चाहता है, जबकि अथर्व को तो सक्सेना परिवार का साथ देना चाहिए। आखिर उसे भी तो इन्हीं लोगों के साथ काम करना है। इस मन्नत का साथ देने से उसे क्या फायदा होगा, ये बात करण के समझ से परे थी। करण अभी सोच में उलझा ही था,
पर तभी मन्नत ने पलटकर करण को जोर का तमाचा लगाया और कहा, अब उस ग्लोरी एंटरप्राइजेस के मालिक के साथ में रात तुम जाकर बिताना, शायद तुम्हें उसके साथ सोकर अच्छा लगेगा। और क्या कहा था तुमने? हाँ, फिजिकल प्लेजर। तो तुम ही उनको प्लेजर दो और खुद भी लो। दरअसल करण अथर्व को मन्नत के घर पर 2 साल पहले उनके एक डिनर पार्टी पर मिल चुका था। असल में विराज और मन्नत की शादी उनके माँ बाप ने तय की थी। दोनों की शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी। दोनों फैमिली फ्रेंड थे, इसलिए माँ बाप ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए दोनों की शादी तय कर दी। हालांकि मन्नत और विराज दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। मन्नत को विराज हमेशा से ही बदतमीज और लूज कैरेक्टर का लगता था और विराज को मन्नत बहन जी टाइप। इसका नापसंदगी का एक कारण और था, और वो था कि मन्नत किसी और को पसंद करती थी और उसे उम्मीद थी कि एक दिन शायद वो अपने दादाजी को ये शादी तोड़ने के लिए मना पाएगी और अपने प्यार से शादी कर पाएगी। पर मन्नत के दादाजी के जाने के बाद विराज और मन्नत के न चाहते हुए भी विराज के पापा वीरेंद्र सक्सेना जी ने मन्नत के दादाजी की आखिरी इच्छा का हवाला देते हुए दोनों की शादी कर दी। हालांकि विराज ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो शादी के बाद से ही मन्नत को हर तरह से परेशान करता था। एक लड़की को जिस जिस तरह से परेशान किया जा सकता है विराज वो सब करता था। या ये कहना गलत नहीं होगा कि विराज हर रात मन्नत का रेप करता था, पर समाज और इज्जत के नाम पर मन्नत ये बात किसी को भी बात तक नहीं सकती थी। और हमारे देश में शादीशुदा जिंदगी में की गई जबरदस्ती या मैरिटल रेप के लिए कोई सजा भी नहीं है, और इतने बड़े परिवार के खिलाफ आवाज उठाना भी आसान नहीं है। यह बात मन्नत को अच्छा से पता थी। एपिसोड 4। मन्नत की शादीशुदा जिंदगी बस ऐसे ही बुरे दौर से चल रही थी। इसी बीच विराज को एक एक्ट्रेस से प्यार हो गया, और जब विराज ने यह बात अपने परिवार को बताई तो परिवार वाले मन्नत के साथ उसके तलाक और विराज की किसी और से शादी के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि विराज की शादी तो पहले से ही मन्नत से हो चुकी थी। इसलिए विराज ने ही मन्नत की पुरानी मैनेजिंग एजेंसी एम्पायर एंटरटेनमेंट के साथ में मिलकर यह सारा का सारा प्लान बनाया था, और इसीलिए डायरेक्टर ने भी सारा का सारा इल्जाम मन्नत के ऊपर डाल दिया ताकि उसके पुराने कारनामे भी इस सब की आड़ में छुप जाए। और इधर विराज का परिवार मन्नत के ऊपर लगे इल्जाम की वजह से उनकी शादी तोड़ देगा, और इस वक्त वैसा ही हो रहा था जैसा कि विराज ने चाहा था। मन्नत कार में अथर्व के साथ बैठ चुकी थी। मन्नत ने कार की सीट पर पीछे बैठे हुए अथर्व की ओर देखा। अथर्व वाकई में बहुत हैंडसम है, पर मन्नत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अथर्व आखिर उसकी मदद कर क्यों रहा है। अथर्व ने मन्नत की ओर देखकर कहा, वो थप्पड़ अच्छा था। मन्नता, वह तो ठीक है, पर आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? अथवा मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने नए नाम और स्टेटस को जान और समझ लेना चाहिए। मन्नता, नया स्टेटस? मैं आपकी बात नहीं समझी। अथर्व ने बिना कुछ बोले मन्नत के ओर एक चेक आगे बढ़ाया, जिससे यह पता चल रहा था कि अथर्व ने मन्नत के तलाक के बाद के हर्जाने को चुकाने का इंतजाम कर दिया था, और साथ ही साफ साफ शब्दों में उसे अपने साथ रहने के लिए भी इनवाइट कर लिया था। पर ऐसे कैसे? और इधर मन्नत को वैसे भी अपने पति से कोई खास लगाव नहीं था, और अथर्व उसे शुरू से पसंद था। दरअसल अथर्व ही वो लड़का था जिसे मन्नत शुरू से ही, या यूं कहे बचपन से ही, एक तरफा प्यार करती थी, इसलिए वह भी मान गई। पर अभी भी मन्नत के दिमाग में एक सवाल था जो आखिर उसने अथर्व के सामने रख ही दिया। वह सब तो ठीक है अथर्व, लेकिन मैं आपके दोस्त की बीवी थी। अथर्व ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, और मन्नत भी कहीं न कहीं इस सब का मतलब जानती थी। पर सवाल अब भी वही है, आखिर क्यों? अथर्व मन्नत को अपने घर लेकर आ गया। मन्नत उसके आ तो गई थी, पर जिस तरीके से आई थी वो एक रिश्ते को किसी और ही नाम देता है। ये प्यार तो सिर्फ मन्नत करती थी, पर अब वो किसी की बीवी बन चुकी थी, और सीधे सीधे कहे तो अथर्व ने उसे पैसे दिए और अब मन्नत उसके साथ रहने के लिए आ गई है। अब मन्नत को सबसे ज्यादा इस बात का डर सता रहा था, वो था कि क्या अथर्व आज रात उसी के साथ सोएगा? क्या वो उसके साथ कुछ करेगा भी? विराज के साथ हुए एक्सपीरियंस की वजह से मन्नत किसी भी तरीके के फिजिकल रिलेशन से डरती है। लगता है उसे फिजिकल रिलेशन के नाम से ही डर। जब से विराज की जिंदगी में काम्या आई थी वो मन्नत को नहीं छूता था, और इसीलिए मन्नत को सब कुछ जानते हुए भी उसके अफेयर से तसल्ली थी कि अब विराज उसके करीब नहीं आता। और भी न जाने कैसे कैसे सवाल मन्नत के दिमाग में घूम रहे थे।
पर रात को अथर्व ने मन्नत को कमरा दिखाया और खुद फ्रेश होकर आया और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह 11 बजे बड़े से बेडरूम के बहुत ही बड़े बिस्तर पर जब मन्नत की आंख खुली तो अथर्व उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र बाहर आधे खुले हुए दरवाजे के बाहर खड़ी हुई एक औरत पर पड़ी जो शायद उस घर की देखभाल करती थी। मन्नत को जागा हुआ पाकर वह अंदर आए और उसने आकर कहा, मैम सर कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, उन्होंने आपके लिए ये नोट छोड़ा है और मुझे आपकी देखभाल करने के लिए कहा है। मेरा नाम गीता है, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कहिएगा। ये कहते हुए उसने एक नोट मन्नत की ओर बढ़ा दिया। मन्नत ये जानने को बहुत बेचैन हो रही थी कि आखिर अथर्व उसके लिए क्या छोड़ के गया है। वैसे जिसे वो बचपन से प्यार करती आई थी ये उसकी तरफ से मन्नत के लिए पहला खत था। एपिसोड 5 मन्नत ने जैसे ही पेपर खोलकर देखा उसने पाया ये खत उसमें अथर्व ने अपने हाथ से लिखा था। वो अथर्व की लिखावट बखूबी पहचानती थी। उसने लिखा था, मैं 5 दिनों में वापस आ जाऊंगा, पर जब मैं वापस आऊं मैं इस बात के सबूत चाहता हूं कि तुम मुझे वाकई पसंद करती हो, यूं ही नहीं मेरे साथ रह रही हो। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं पर अब मैं तुम्हारी सच्ची फीलिंग जानना चाहता हूं, क्योंकि वैसे तो मैं रिश्ते में किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। अगर नहीं करती हो तो करने लगो, तभी आगे कुछ बढ़ेगा। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। नई जिंदगी मुबारक हो। और नई जिंदगी में सब कुछ नया होना चाहिए, इसलिए गीता के पास तुम्हारे लिए नया मोबाइल छोड़ दिया है। मन्नत के उस नोट को पढ़ते ही गीता ने उसकी ओर एक मोबाइल फ़ोन आगे बढ़ाया और मन्नत से कहा, सर ने आपके लिए ये मोबाइल दिया है और इसमें उन्होंने अपना नंबर भी सेव कर दिया है। नीचे एक गाड़ी और एक ड्राइवर भी है, आप जहाँ भी जाना चाहे जा सकती हैं। बस सर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको रात के 9 बजे के पहले घर वापस आना होगा और इस गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा है तो इसकी लाइव लोकेशन सर को हमेशा पता होगी। वो जब चाहे जहां से चाहे आपकी लोकेशन की खबर ले सकते हैं, इसलिए अब से आप जहां भी जाएंगी इसी कार में जाएंगी। सारी बातें सुनकर मन्नत को अच्छे से समझ में आ रहा था कि अथर्व की बनकर रहना इतना आसान नहीं है, पर वो हमेशा से यही तो चाहती थी। पर फिलहाल मन्नत प्यार पर फोकस नहीं कर सकती, उसे तो इस वक्त उस घटिया विराज से बदला लेना है और मन्नत उस पर फोकस करना चाहती हैं। विराज ने उसे जितनी तकलीफें दी है उसके बाद उसका रिश्तों और प्यार पर से भरोसा ही उठ गया था, इसलिए विराज को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इधर सुबह ठीक 11 बजे विराज एम्पायर एंटरटेनमेंट के ऑफिस में उनके वाइस चेयरमैन के साथ में बैठकर चाय पी रहा था। साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। उसकी गर्लफ्रेंड आज के समय की फेमस एक्ट्रेस है और वाकई में बहुत सुंदर है। क्योंकि विराज एम्पायर एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, इसलिए उसे कोई भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा, ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है। तभी विराज ने अपनी नई गर्लफ्रेंड काम्या के गले में हाथ डालते हुए कहा, मैं अगर गलत नहीं हूं तो अभी भी मन्नत को तुम्हारे 50 लाख रुपए देने हैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। उसका तुम क्या कर रहे हो? वाइस चेयरमैन: यस सर, आप सही कह रहे हैं, पर वो तो आपने ही शादी के समय लेने से मना करवा दिया था। विराजा: ब्रो करेक्शन, मैंने नहीं, पापा ने मन करवाया था, पर अब क्योंकि वो मेरी बीवी नहीं है तो पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे और उस कंगाल के पास वैसे भी इतने पैसे नहीं होंगे तो तुम्हें उससे पैसे लेने चाहिए। डायरेक्टर विराज का इशारा समझ गया और इसीलिए उसने कहा, मैं पता करवाता हूँ कि उसका क्या हुआ। विराजा: पता करवाने की जरूरत नहीं है, मन्नत को फ़ोन करवाओ और उससे कहो कि अगर वह मेरी मतलब तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार है और जिस भी इंसान के साथ मैं उसे भेजूंगा उसके साथ बस एक रात बिताने के लिए तैयार है तो उसे यह पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और बस वो ऐसे हमारे लिए बिजनेस लाती रहे, उसके अलावा उसे और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर वाइस चेयरमैन बहुत बुरी तरह से सदमे में था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी कल तक तो मन्नत इसकी बीवी थी, कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। कल तक जो मन्नत का पति था आज वही इंसान उसे किसी और के पास रात बिताने के लिए भेजने को तैयार है, बल्कि उसके लिए तैयार ही नहीं है, शर्त भी रख रहा है। एपिसोड 6 पर तभी वाइस चेयरमैन की नज़र काम्या के हाथ पर पड़ी जिसमें उसने रिंग फिंगर में एक बड़े से डायमंड की अंगूठी पहन रखी थी। डायरेक्टर विराज को बहुत पहले और बहुत ही अच्छे से जानता था और इसीलिए उसे सारी बात को समझने में देर नहीं लगी। उसने कहा, ठीक है सर। पर तभी विक्रम ने उसकी ओर गुरूर के साथ देखकर कहा,
मैं नहीं चाहता कि आज के बाद कोई भी मन्नत को काम्या से कंपेयर करे और इन दोनों के बारे में कोई भी बात करे। जब देखो तब साले मीडिया वाले मेरी और काम्या की फ़ोटो छापते रहते हैं, फिर उस बहन जी की पुरानी मॉडलिंग की फ़ोटो उठा के कंपटीशन शुरू करवा देते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा है। उस हरामखोर मन्नत के लिए पापा न जाने कितनी बार मुझे सुना चुके हैं। मेरे लिए काम्या नंबर 1 है और होनी भी चाहिए। उसके सामने मन्नत की कोई औकात नहीं है, और वैसे भी जितनी जल्दी हो सके मैं काम्या के साथ शादी करना चाहता हूँ और इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि मन्नत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। डायरेक्टर: ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं किसी से बोलता हूँ मन्नत को कांटेक्ट करने के। मन्नत का कल रात तक का मैनेजर। उसने मन्नत को बेशर्मी के साथ फ़ोन किया। दोपहर का समय था, मन्नत आधी नींद में थी। हंसते हुए मैनेजर ने कहा, मन्नत बहुत खुशी की बात है, कंपनी ने तय किया है कि अगर तुम उनकी एक बात मान लो तो वह तुम्हारे पूरे पैसे जो तुम्हें कंपनी को देने हैं उसे माफ़ कर देंगे। मन्नत ने आधी नींद में ही कहा, क्या शर्त है? मैनेजर: कंपनी में डायरेक्टर सर का कहना है कि एक कस्टमर के साथ में अगर तुम बस एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाओ और फिर आगे भी इसी तरह से कंपनी को बिजनेस दिलाती रहो तो वह तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर देंगे। क्या बात है, तुम लड़कियों को सब कुछ कितनी आसानी से मिल जाता है। मैं के मजे और ढेर सारे पैसे, महंगी गाड़ियाँ, जेवर जो चाहो बिना मेहनत के ही मिल जाएगा। मन्नत ने बहुत जोर से हंसते हुए कहा, कल रात के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया? तुम अब भी बकवास ही कर रहे हो। मैं अथर्व के साथ हूँ और तुम शायद इसका मतलब अच्छे से जानते होंगे। तुम्हें लगता है मुझे पैसे के लिए सोचने की ज़रूरत है? इतना पैसा तो वो तुम्हारे मुंह पर कभी भी मार सकता है। अथर्व का नाम सुनकर मैनेजर के पसीने छूट गए और उससे कुछ कहा नहीं गया। तभी मन्नत ने फ़ोन काट दिया और उसने दूसरा कॉल अपने ममेरे भाई रोहन को लगाया। दरअसल रोहन की परवरिश मन्नत के माँ बाप ने ही की थी और वो उमेश से विदेश में ही रहा था, वहीं से उसने मीडिया की पढ़ाई की थी। लेकिन 5 साल पहले जब मन्नत का पारिवारिक बिजनेस बहुत घाटों से गुजर रहा था तो रोहन वापस आ गया था, और तब से वह एक अंडरग्राउंड जर्नलिस्ट की तरह काम कर रहा था और उसने मन्नत के साथ मिलकर कंपनी के बहुत सारे लोगों के खिलाफ हुए स्कैंडल्स को पब्लिक में लाकर आर्टिकल्स के तौर पर छापा था, और तो और मन्नत की रेपुटेशन को बढ़ाने में भी उसकी मदद भी की थी। उसी का नतीजा तो था जिसकी वजह से मन्नत जब तब मीडिया में आती थी और लोग आज तक भी उसे भूल नहीं पाए थे। मन्नता भाई, आर्टिकल्स को पब्लिश करने के लिए तैयार हो जाओ, जो भी हमने तैयार किया था वह सब कुछ पब्लिक कर दो। रोहन: ठीक है, वह सब तो मैं कर दूंगा, पर कोई पर्टिकुलर है जिसके बारे में तुम चाहती हो कि मैं छापूं? मन्नत: ऐसा तो कोई नहीं है, पर फिर भी याद रखना कि जितने भी एम्पायर एंटरटेनमेंट के पुराने आर्टिस्ट के साथ में लफड़े हुए हैं वह सारे छपने चाहिए। सारे छपने चाहिए, खासतौर पर चेयरमैन को लेकर जो भी हुआ है एपिसोड 7। ठीक 5 बजे रोहन ने सारे आर्टिकल्स को फोटोज के साथ मीडिया में दे दिया। एक एक करके आर्टिकल अपलोड होने लग गए और कुछ ही मिनटों में एम्पायर एंटरटेनमेंट सर्च रैंकिंग में सबसे ऊपर थी और खासतौर पर चेयरमैन की फेमस मॉडल के साथ में फोटो छाई हुई थी, जिसे देखकर काफ़ी हलचल मच गई। एम्पायर एंटरटेनमेंट के मैनेजमेंट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और मैनेजमेंट ने रोहन को कांटेक्ट किया। रोहन: हेलो डायरेक्टर सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किस बात की वजह से आप इस तरीके के फोटोज़ को अपलोड कर रहे हैं और पता नहीं कहां से गड़े मुर्दों को उखाड़ उखाड़ कर उजागर कर रहे हैं? रोहन: मेरा कारण बहुत सीधा सा है, आपने मेरी फेवरेट को अपनी कंपनी से ऐसे ही किसी स्कैंडल में फंसाया है ना, बस इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए किसी की इज्जत से खेलना बहुत आसान है ना, बस इन्वेस्टर खुश रहे। डायरेक्टर, आप अच्छे से जानते हैं कि मन्नत को लेकर क्या हुआ था। उस जैसे कैरेक्टर वाली लड़की के लिए आप हमारी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो? रोहन: वैसे पहली बात तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मन्नत ऐसा कुछ कर सकती है। वो तो कितने समय से लाइमलाइट से दूर रह रही थी, फिर यूँ अचानक उसका ही नाम क्यों उछाला गया? और वैसे भी तब आपकी कंपनी कहाँ थी जब उसका नाम बदनाम किया जा रहा था? और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा है भी तो आपकी कंपनी में ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है, और जो भी फोटोज मैंने अभी रिलीज किए हैं उनसे उन्हें देखकर तो पता चलता है कि आपकी कंपनी में ये रिवाज बहुत पुराना है, आपके लिए ये सब कुछ नया तो नहीं है। फिर आपने यह एक्शन सिर्फ मन्नत के खिलाफ ही क्यों लिया? डायरेक्टर, आप हमसे चाहते क्या हैं?
रोहना, मैं चाहता हूँ कि आप मन्नत से बाइज्जत तरीके से माफ़ी मांगे और पब्लिकली अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। डायरेक्टर, यह मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है, आप अपनी कीमत बता दें, हमारे लिए वह ज़्यादा अच्छा होगा। रोहना, मैं पैसों से बिकने वालों में से नहीं हूँ, आप सोच ले आपको क्या करना है। अगर आप मन्नत से माफ़ी मांगने को तैयार हैं तो मैं अभी यह सारी चीज़ें मीडिया से हटा दूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके ऐसे ही पोस्ट करता रहूंगा। मेरे पास बहुत माल है। अगली बारी आपके मैनेजिंग डायरेक्टर की होगी। रोहन जिस वक्त डायरेक्टर से बात कर रहा था, मन्नत उस वक्त की सारी बातें सुन रही थी और काफ़ी अच्छे मूड में थी, क्योंकि जैसा वो चाह रही थी वैसा हो रहा था। ठीक उसी वक्त उसने ये सब कुछ सेलिब्रेट करने के लिए शराब की बोतल खोली ही थी और अथर्व का फ़ोन आ गया। एक पल को लगा कहीं कमरे में भी कैमरा तो नहीं लगे, इसको कैसे पता चल कि मैं पीने वाली थी। खैर, अथर्व का नाम स्क्रीन पर देखकर उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और बोला, हेलो अथर्व, एम्पायर एंटरटेनमेंट तुम्हारी कंपनी है? मेरा मतलब है कि क्या तुम पहले इसी में काम करती थी? मन्नता ने हड़बड़ा कर कहा, हाँ हाँ, क्यों, क्या हो गया? मन्नत को लगा जैसे अथर्व को उसने जो अभी अभी रोहन के साथ मिलकर किया उसके बारे में कुछ पता चला गया है। अथवा नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस जल्दी सो जाओ। मन्नता, ओके ठीक है, बाय। फ़ोन रखते ही अथर्व ने अपनी सेक्रेटरी की ओर देखा और कहा, यह एम्पायर एंटरटेनमेंट कुछ झोलझाल है, उसे देखो और मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन 3 दिन में मुझे ये कंपनी बंद चाहिए। अथर्व के कॉल डिस्कनेक्ट करते ही मन्नत ने चैन की सांस ली कि अथर्व को अब तक उसके इरादों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। दरअसल मन्नत अथर्व को अपने बारे में नहीं बताना चाहती कि मौका पड़ने पर वो इतनी चालाक और शातिर भी हो सकती है। अथर्व की नज़र में मन्नत वही बचपन की एक सीधी सादी शांत स्वभाव की लड़की है, जो अपने काम से काम रखती है और अपने मतलब से मतलब। इस चालाक मन्नत को तो वो जानता भी नहीं है। इधर मन्नत अपना वाइन का ग्लास खत्म करके चैन से सो गई, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आज की रात एम्पायर एंटरटेनमेंट में कोई भी नहीं सो पाएगा। एपिसोड 8। अगली सुबह मन्नत की नींद उसके पुराने मैनेजर के कॉल से खुली। मैनेजर आज कुछ ज़्यादा ही प्यार से बात कर रहा था। मैनेजर, गुड मॉर्निंग मन्नत, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है। कंपनी वाले तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और अगर तुम चाहो तो तुम्हें वापस काम पर बुलाना चाहते हैं। वैसे भी अब तो तुम्हें काम की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और इंडस्ट्री में रह के ऐसे बुराइयां ले लेना अच्छी बात नहीं है। मन्नता, बुलाना चाहते हैं का क्या मतलब है? तुम्हें पता है न, मुझे मॉडलिंग छोड़े कितना समय हो चुका है। मैनेजर, देखो मुझे अच्छे से पता है हमारे बीच में बहुत सी गलतफहमी रही है, पर मेरी बात का भरोसा करो, कंपनी तुम्हारा सारा हर्जाना माफ़ करने को तैयार है और उसके लिए तुम्हें उनकी किसी के साथ रात बिताने वाली शर्त मानने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम चाहो तो कंपनी बहुत ही इज्जत से तुम्हें वापस काम पर भी रखेगी और तुम्हें तुम्हारे मनचाहे प्रोजेक्ट्स और फीस भी देगी। मन्नत ने बहुत जोर से हंसते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो या फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैनेजर, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मन्नता, ये सब कुछ इतना आसान तो नहीं हो सकता जैसे तुम बता रहे हो। कल से आज रात में ऐसा क्या बदल गया कि तुम्हारी तो टोन ही बदल गई? मैनेजर, दरअसल वो जर्नलिस्ट, तुम्हें पता है ना रोहन, वो मैनेजमेंट में से चेयरमैन को ब्लैकमेल कर रहा है और उनसे कह रहा है कि अगर तुमसे माफ़ी नहीं मांगी और तुम्हें वापस कंपनी में नहीं रखा तो वह इसी तरीके से कंपनी के गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर पोस्ट करता रहेगा। वैसे भी कंपनी की कल रात से आज तक में बहुत बेइज्जती हो चुकी है, आगे ऐसा ना हो इसलिए कंपनी ने तय किया है कि उसकी बात मान ली जाए। मन्नता, ठीक है, इतने साल मैंने इन लोगों के साथ काम किया है, चल के उनकी बात सुन तो सकती हूँ, गाड़ी लेकर मुझे लेने आ जाओ। मन्नत जैसे ही ऑफिस बिल्डिंग के अंदर पहुंची, हर कोई सिर्फ मन्नत को भी देख रहा था। बहुत लोगों की नज़रों में सवाल से बहुतों की नज़र में आश्चर्य था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या आखिर कल रात से आज के बीच में ऐसा क्या बदल गया, जिस पर कल तक इतने घिनौने इल्जाम लगाए गए कि उसने किसी का परिवार तोड़ दिया, अपने पति को धोखा दिया, शादीशुदा होते हुए भी किसी शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर किया, वो बदचलन है, और फिर उसे किसी अनजान शख्स के साथ रात बिताने के लिए मजबूर किया गया। आज उसका हीरो वाला वेलकम हो रहा था। ऐसा लग रहा है आज उससे ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मन्नत वाइस चेयरमैन के केबिन में पहुंची।
केबिन के अंदर पहुंचते ही वाइस चेयरमैन ने बड़े तमीज से उसका स्वागत किया। आज वो कुछ ज्यादा ही शराफत दिखा रहा था। औपचारिक हाय हेलो के बाद में उसने मन्नत के आगे कॉन्ट्रैक्ट रखा और कहा, इसे अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और फिर साइन कर दो। मन्नत ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखा और बड़े स्टाइल से अपने पुराने मैनेजर से साइन करने के लिए पेन मांगा। मन्नत ने पेपर के ऊपर पेन को रखा ही था कि तभी उसने पलट कर कहा, पर मैं साइन नहीं करना चाहती। मैं क्यों साइन करूं? अभी कल से आज तक में जो कुछ भी हुआ है, तुम लोगों ने जितनी मेरी बेइज्जती की, उसके बाद मैं ऐसा क्यों करूं और मैं आखिर तुम लोगों का साथ दूं क्यों? ये सुनकर वाइस चेयरमैन के पसीने छूट गए, क्योंकि चेयरमैन ने उसे आज दोपहर तक का समय दिया था। अगर दोपहर तक मन्नत वापस कंपनी की आर्टिस्ट नहीं बनती है तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का जीना हराम कर देगा। तभी वाइस चेयरमैन ने अपनी घबराहट छुपाते हुए मन्नत की ओर देखकर कहा, देखो मन्नत, सीधी बात करते हैं, तुम मुझे ये बताओ तुम चाहती क्या हो? हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मांगों को पूरा कर सके। मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। तभी वाइस चेयरमैन ने कहा, बोलो, जल्दी बोलो तुम। एपिसोड 9। मन्नत ने पहले कुछ सोचने का नाटक किया, फिर बड़े ही स्टाइल से पलटकर अपने पुराने मैनेजर की ओर देखा और कहा, मैं इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती, मुझे इससे नफरत है। वाइस चेयरमैन ने बिना एक पल भी गवाए मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। मैनेजर को मन्नत से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी कठोर हो जाएगी, इसलिए उसने हड़बड़ाकर मन्नत के पैर पकड़ लिए। मैनेजर, मन्नत प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम्हारा और मेरा रिश्ता कुछ ठीक नहीं रहा है, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। मन्नत, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। जिन लोगों के पास तुम मुझे भेज रहे थे उनके पास खुद चले जाओ, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। और तुमने बताया तो था उनके पास बहुत पैसा है। मैनेजर, मन्नत मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, वैसे भी ये लोग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। वाइस चेयरमैन, और क्या चाहती हो? मन्नत, मैं चाहती हूँ कि वह डायरेक्टर है ना जिसके साथ मेरा नाम बदनाम किया गया है, वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे। उसने ना जाने मेरे कितने प्रोजेक्ट चुराए हैं और अब मुझे बदनाम करके खुद दूध का धुला बन गया है, और उसका दिया हुआ घाव मेरे कंधे पर अभी भी है। चेयरमैन अच्छे से जानता था कि इस वक्त उसे मन्नत की बात माननी होगी, इसलिए डायरेक्टर को बुलवाया गया। डायरेक्टर हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट और स्मार्ट नहीं दिख रहा था। कारण भी साफ था, कल रात से आज तक उसकी खबर मीडिया में छाई हुई थी, खासतौर पर कई मॉडल्स के साथ अफेयर की वजह से। डायरेक्टर बहुत ज्यादा झल्लाया हुआ था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे आखिर क्यों बुलाया गया है? वाइस चेयरमैन, मन्नत से माफ़ी मांगो। डायरेक्टर, मैं और माफ़ी, वो भी इससे? किस बात के लिए? उसका व्यवहार देखकर मन्नत ने कहा, मुझे लगता है आपको अपनी समस्या सुलझाने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगी। वाइस चेयरमैन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा माफ़ी मांगो और इसी वक्त मांगो। अगर तुमने यह माफ़ी नहीं मांगी तो कल रात से आज तक तुम जो नेट पर जो छाए हुए हो, मैं हर कोशिश करूंगा कि इसके बाद तुम कभी दोबारा मीडिया में नजर न आओ। डायरेक्टर कंपनी मैनेजमेंट को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मन्नत से माफ़ी मांगी, पर माफ़ी मांगने के तुरंत बाद उसने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर वह जर्नलिस्ट रोहन ये सब हंगामा नहीं कर रहा होता तो तुम आज यहाँ बैठी होती? इन लोगों ने तो तुम्हें कल ही किसी कोठे में फेंक दिया होता। ये लोग तो तुम्हें लोगों के पास भेज के तुमसे बिजनेस निकलवाना चाह रहे थे। शुक्र मनाओ वो रोहन तुम्हारा फैन निकला, वरना इस वक्त तुम यहाँ बातें करने की जगह किसी का बिस्तर गर्म कर रही होती। वैसे भी तुम्हारी औकात किसी धंधे वाली से ज़्यादा नहीं है। मन्नता, अच्छा अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, अपनी सोच को अपने पास रखो। और ये कहकर मन्नत ने अपने पास से अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल करके फ़ोन को लाउड स्पीकर पर रखा। जैसे ही सामने से कॉल रिसीव हुई उसने कहा, ये मुझसे माफ़ी मांगने से इनकार कर रहा है। और इसके बाद मन्नत ने रोहन को सब कुछ बता दिया। रोहन, अच्छा ठीक है, मेरे पास उसके खिलाफ काफ़ी सबूत है, और मेरे पास तो डायरेक्टर के साथ बिस्तर पर ना जाने कितनी एक्ट्रेस और मॉडल्स की फ़ोटो है। मैं उसे मीडिया को दे देता हूँ, उससे शायद सबको और भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा।
ये सुनकर डायरेक्टर ने मन्नत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो प्लीज, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तुम भी एक लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एपिसोड 10। तभी डायरेक्टर को पीछे करते हुए वाइस प्रेसिडेंट ने आकर कहा, तुम इस रोहन को कैसे जानती हो। मन्नत ने मुस्कुराकर कहा, आप कह सकते हैं कि वो मेरा भाई है, और माफी चाहूंगी आपको बहुत दिनों बाद पता चला, पर हाँ ये जरूर कहूंगी कि मेरा भाई बदला लेने में एक्सपर्ट है और अपना बदला बहुत सीरियस होकर लेता है। वाइस प्रेसिडेंट, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मन्नत, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैंने इतने साल आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए काम किया, उसके बाद भी मेरे पीठ पीछे आप लोगों ने मेरे पति के साथ मिलकर मेरे खिलाफ इतना कुछ कर लिया, जिसकी सच्चाई आप सब जानते हैं, उसके बाद ये सवाल पूछ रहे हैं। वॉइस प्रेसिडेंट, पर एक मिनट, अगर वो तुम्हारा भाई है और मीडिया में इतनी पहुंच रखता है तो उसने खुद तुम्हारी डायरेक्टर के साथ अफेयर वाली बात को क्यों लीक होने दिया। वो तो इसे आराम से इस खबर को बाहर आने से रोक सकता था। ... मैं इस अनचाही शादी मन्नता, उसने ऐसा इसलिए होने दिया क्योंकि मैं इसे रोकना नहीं चाहती थी और अनचाहे रिश्ते से बाहर आना चाहती थी। पल आप लोगों ने की, पर प्लान मेरा सक्सेसफुल हो गया कर आप लोग अपनी का रहे थे, पर हो मेरे मन का रहा था। ये कहकर मन्नत वहां से उठकर चली गई, क्योंकि अब उसे वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की या इन लोगों की बात मानने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने वहां से बाहर निकल जाना ही ठीक। वॉइस प्रेसिडेंट गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि उसे मन्नत का एक नया ही रूप देखने को मिला था। अब तक तो वो एक ऐसी मन्नत को जनता था जिसने परिवार के लिए विराज जैसे लड़के से शादी भी कर ली थी और अपना करियर भी छोड़ दिया था, वो भी ऐसा करी जिसमें वो बहुत ऊंचाइयों तक जा सकती थी। दूसरा, इतनी बड़ी बातों उसे आज पता चल रही थी कि जिस जर्नलिस्ट ने उनकी नाक में दम करके रखा है वो मन्नत का भाई है। इतने समय से मन्नत ने ये बात उनसे छुपा कर रखी थी। तभी मन्नत के एक्स मैनेजर ने वाइस प्रेसिडेंट की ओर देखकर कहा, सर, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अब आप उस परिवार के किसी सदस्य से कोई रिश्ता या नाता न रखें, क्योंकि इस वक्त जो मन्नत की मदद कर रहा है वो खुद उसी परिवार का फैमिली फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर अथर्व रायजादा है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ अथर्व मन्नत का भी बचपन का दोस्त है। बचपन की दोस्ती जवानी में रंग दिखा रही है, वो भी शादी और तलाक के बाद। और क्या पता ये सब दोनों ने मिलकर किया हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने मैनेजर की ओर गुस्से में देखकर कहा, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल चुका हूँ ना, तो मेरी नज़रों के सामने से दफा हो जाओ, दोबारा यहाँ दिखाई देने की जरूरत नहीं है। मैनेजर, मैं तो चला जाऊंगा और मेरी बात मानिए, वरना आप इस बात के लिए जिंदगी भर पछताएंगे। अथर्व रौजाद के सामने विराज सक्सेना की भी कोई औकात नहीं है। मन्नत के एम्पायर एंटरटेनमेंट के ऑफिस से बाहर निकलते ही वहां पुलिस ने हमला बोल दिया और सारे ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया। वाइस प्रेसिडेंट को भी पुलिस ने गिरफ्त में लिया और ऑफिस सील कर दिया। मन्नत का आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था। जब से वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई थी, उसके बाद जब से उसकी शादी हुई थी, तब से आज तक जितना खुश वो आज है उतना कभी नहीं हुई थी, क्योंकि आज उसे उसके साथ जो भी नाइंसाफी हुई थी उसका बदला मिल गया था। बस अब विराज से बदल लेने की बारी थी। मन्नत खुशी मनाते हुए अपने घर पहुंची और वाइन गिलास हाथ में लेकर सोफे पर बैठी ही थी कि तभी उसके पास रोहन का फोन आया और रोहन ने उसे कहा, मन्नत, तुम्हें पता चला एम्पायर एंटरटेनमेंट को ताले लग गए और उस वाइस प्रेसिडेंट को पुलिस लेकर चली गई है। एपिसोड 11। रोहन की बात सुनकर मन्नत को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो लगभग सोफे से कुंदती हुई बैठ गई। मन्नता, क्या बात कर रहे हो? ऐसा कौन है भाई जिसने मेरी इतनी मदद कर दी? मेरे अलावा और कौन उनकी बर्बादी चाहता था? रोहन चुप था, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी मन्नत ने अचानक से कहा, अरे हाँ, अथर्व। वो अथर्व हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। रोहन, मतलब ये अथर्व कहाँ से बीच में आ गया और वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा? मन्नता, दरअसल मैं अथर्व के घर में रह रही हूँ, उसने ही मेरे तलाक के हर जाने की रकम को चुकाया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसे और ये विला में रहने के लिए उसने मुझे इसलिए पूछा है ताकि मैं उसके साथ एक रिश्ते में रहूं। तुम समझ रहे हो ना? रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लगभग चिल्लाते हुए रोहन ने कहा,
तुम पागल हो गई हो क्या? वो तुम्हारे पुराने पति का दोस्त और बिजनेस पार्टनर है, और क्या अभी हमने ये तय नहीं किया था कि हमें इस परिवार से बदला लेना है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारा पक्का दिमाग खराब हो गया, तभी तुमने ऐसा फैसला लिया है। और वैसे भी तुम किस रिश्ते से उसके साथ रहोगी? बोलना बुरा तो लग रहा है, पर तुम सिर्फ उसकी रखेल ही बनोगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो तुमसे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। समझने की कोशिश करो, वो तुम्हें कभी भी नहीं चाहता था, न तब और न अब। और तुम तब भी पागलों की तरह उसके पीछे पड़ी थी और अब भी वही पागलपन कर रही हो। मन्नता, हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अथर्व जैसा आदमी मुझ जैसी लड़की में इंटरेस्टेड क्यों होगा। रोहन को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। उसने अपने मन की बात तो कह दी थी, पर उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो मन्नत को रोके कैसे, या उसे पता ही नहीं था कि वो मन्नत को रोक पाएगा या नहीं। इसलिए उसने गुस्से में कहा, ठीक है, जो तुम्हें लगे वो करो, पर अगर कुछ जरूरत लगे या तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो मुझे फ़ोन जरूर करना। मन्नत, ठीक है, अभी मैं रखती हूँ। मन्नत की बात सुनकर रोहन फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में था, पर रोहन अच्छे से जानता था कि मन्नत ने अगर एक बार कुछ तय कर लिया है तो वो उसे करके ही दम लेगी, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अथर्व ऐसा क्यों कर रहा है। अथर्व उस लड़की के साथ क्यों रहना चाहता है जिसे उसने कभी भाव नहीं दिया, जिससे अभी अभी उसके खुद के दोस्त ने एक बहुत बड़ी साजिश के तहत छोड़ा है। पिछले 5 दिनों से जब से मन्नत अथर्व के घर आई थी, तब से ही उसने मन्नत के पीछे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को लगा दिया था और उसे साफ साफ कह दिया था कि मन्नत की हर एक मूवमेंट की खबर अथर्व तक पहुंचाई जाए। रात को अथर्व अपनी कार में बैठा घर वापस लौट रहा था, तभी अथर्व के सेक्रेटरी ने उसके हाथ में एक फाइल देते हुए कहा, सर, आपने मुझे मिस मन्नत के बारे में जो भी पता करने के लिए कहा था वो सब कुछ इस फाइल में है। हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि मिस मन्नत और सीक्रेट जर्नलिस्ट रोहन के बीच में कुछ तो रिश्ता है। दरअसल आखिर वो रिश्ता क्या है ये अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि दोनों जब भी मिलते हैं बहुत सतर्क होकर मिलते हैं। अथर्व ने फाइल को देखते देखते अचानक से गाड़ी घुमाने को कहा। दरअसल इस वक्त अथर्व अपने परिवार से मिलने के लिए उनके घर जाने वाला था, पर तभी अथर्व ने कहा, अब हम शांति निवास जाएंगे। एपिसोड 12। अथर्व को अचानक इस तरीके से आया हुआ देखकर मन्नत को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आया था कि अथर्व यूं अचानक कैसे आ गया। मन्नत ने कभी नहीं सोचा था कि अथर्व ऐसा इंसान हो सकता है जिसे किसी से इतना प्यार हो आए कि उसे जलन महसूस हो, और सबसे बड़ी बात वो ये तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अथर्व उसे प्यार करता होगा। मन्नत उसे आया देखकर खड़ी हुई तो अथर्व को गुस्से और जलन में कुछ नहीं सूझा, और उसने मन्नत की कलाई पकड़ी और जोर से उसे सोफे पर धक्का देकर गिरा दिया और बस उसे किस करने लगा। अथर्व ने मन्नत को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियों के निशान मन्नत की कलाई पर आ गए थे, और वो मन्नत पर इस तरीके से हावी था कि मन्नत की उसे धक्का देन तो दूर की बात है, खुद हिल भी नहीं पा रही थी। और अथर्व इतनी जोर से किस कर रहा था जैसे गुस्सा उतार रहा हो, यहाँ तक कि अथर्व ने उसे किस करते करते उसके होठों पे काट तक दिया। मन्नत ने बड़ी हिम्मत जुटा के कहा, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जब अथर्व को मन्नत के दर्द का एहसास हुआ तब वो मन्नत से दूर हो गया, पर तब तक मन्नत के चेहरे पर अथर्व की उंगलियों के और होठों पर उसके काटने के निशान थे। मन्नत के चेहरे पर से लिपस्टिक का निशान हटाते हुए अथर्व ने कहा, तो तुमने क्या कहा कि तुम मुझे पसंद करती थी? करती हो ना? ये सवाल सुनकर मन्नत थोड़ा अचकचा गई। उसने कहा, हाँ, लेकिन अभी जो आपने किया उससे नहीं लगता आप मुझे पसंद करते हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं करती हूँ या नहीं वो तो बाद की बात है, पर आप पक्का मुझे प्यार नहीं करते। अथवा अच्छा, तो तुम किसी को पसंद करने या ना करने को लेकर अपना मन इतनी जल्दी बदल देती हो? मतलब तुम अपना मन कभी भी बदल सकती हो। अथर्व के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे और वो उन्हीं एक्सप्रेशन के साथ वो मन्नत को घूर रहा था। अथर्व के चेहरे की ओर देखकर मन्नत को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मन्नत को अथर्व की आंखों में, मन्नत अथर्व की नज़रों से असहज एक अलग सा जुनून, एक अलग सा जज्बा नजर आ रहा था, हो रही थी। तभी मन्नत ने अपनी सकपकाहट को छुपाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, समय और सिचुएशन के हिसाब से अपनी फीलिंग्स को बदलना मेरा हक है। अथर्व ने मन्नत का हाथ छोड़ा और उसके चेहरे
को अपनी ओर ऊपर उठाते हुए कहा, मानना पड़ेगा। जीवन जीने की कला है तुम्हें और फैसले लेने की हिम्मत भी है, और फैसले लेने के बाद तो तुम मुड़कर नहीं देखती, ये तो मैंने देख ही लिया है। और ये कहते हुए अथर्व ने मन्नत की कलाई पकड़ के उसे खींचकर सीधा खड़ा किया। अथर्व जलन और गुस्से से भर हुआ था। अथर्व को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करें। वो मन्नत के साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था। पर उसे ये समझ आ गया था कि मन्नत उसे पसंद करती है, क्योंकि मन्नत जैसी लड़की यूं अचानक किसी के छूने पर उसे थप्पड़ भी मार सकती थी, जो मन्नत ने नहीं किया। ये सोचकर उसे अच्छा लगा है। मन्नत ने अपनी कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए देखा। उसके हाथ पर अथर्व की उंगलियों के निशान आ चुके थे और उसमें दर्द हो रहा था। तभी वो मन ही मन बुदबुदाई, इंसान है या राक्षस। एपिसोड 13। मन्नत ने अथर्व की ओर देखकर कहा, वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, कोई प्रॉब्लम है क्या? अथवा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ जाकर सो जाओ। और ये कहते हुए अथर्व बाहर की तरफ जाने लगा। पीछे से मन्नत ने आवाज लगाई, अब कहाँ जा रहे हो? मन्नत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो पूरी तरह से कंफ्यूज है। अथर्व उसकी समझ से परे था। पहले जब मन्नत उसके पीछे पड़ी रहती थी तब तो वो बात तक नहीं करता था। फिर उसने मन्नत की शादी विराज से हो जाने दी। अगर वो चाहता तो इस शादी को रोक सकता था। वो एक बार कहता और मन्नत खुद उसके साथ चल देती, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। और फिर यूं अचानक उसे अपने साथ रहने के लिए लेकर आ गया, और अब यूं अचानक इतना अजीब बर्ताव कर रहा है, जैसे न जाने वो मन्नत को कितना ही प्यार करता हो। और क्यों ये मन्नत नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि अथर्व ने उसके पीछे जासूस लगा रखा है। उधर खड़ी मन्नत मन ही मन बस ये सोच रही थी, क्या ये आदमी इतनी दूर सिर्फ मुझे यहाँ किस करने के लिए आया था? बस आया, किस किया और निकल गया। पलटकर देखा भी नहीं, बस एक लाइन बोली, अपना काम करना मत भूलना। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करो। अब तुम सिर्फ मेरी हो। मन्नत बस यही सोच रही थी कि आखिर ये चीज़ क्या है। हालांकि मन्नत को भी ये सुनकर अच्छा लगा था। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में कोई एक इंसान है जो उसके लिए उसे पाने के लिए लड़ सकता है। पर एक बार फिर मन्नत को वह अफसोस सताने लगा कि काश अथर्व ने ये प्यार, ये हिम्मत उस समय दिखाई होती तो आज दोनों की ही लाइफ कुछ और ही होती। एक तरफ मन्नत अथर्व के घर पे खड़ी उसके बारे में सोच रही थी, और वो चाहता है ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि अभी अभी जो भी हुआ वो क्या था। दूसरी ओर विराज ठीक उसी वक्त पर काम्या के साथ में अपने घर पर था। काम्या को देखते ही विराज को बस रोमांस ही सूझता था, और इस वक्त भी वो काम्या की बाहों में बाहें डालकर खिड़की के पास बैठा हुआ था। तभी काम्या ने प्यार से उसके सीने से चिपकते हुए कहा, हमारी जल्दी ही एंगेजमेंट हो जाएगी और फिर उसके बाद शादी। तुम्हें नहीं लगता है हम कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे हैं ना? अभी हफ्ता भर ही हुआ है तुम्हारी मन्नत के शादी टूटने की अनाउंसमेंट हुए, और अभी मामला ठंडा होने में समय भी लगेगा। कहीं लोग हमें ही ना कसूरवार ठहरा दे। विराजा, ऐसा कुछ नहीं है, ये समय बिल्कुल सही है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने सब कुछ प्लान करके सोच समझ के किया है। वो मन्नत अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, और अब तो घरवाले भी हमारी शादी होने से नहीं रोक पाएंगे। वैसे भी उस घटिया औरत से बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है, और उस औरत से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उसे ना जाने कितना परेशान किया, कितना टॉर्चर किया, पर वो पैसे की भूखी घर छोड़ के नहीं गई। वो तो अच्छा हुआ अथर्व के ऑफिस में एक दिन बात करते हुए उसी के पर्सनल सेक्रेटरी ने अपने एक दोस्त की कहानी सुनाई, और मेरा काम बन गया। काम्या कहानी सुनाई मतलब? विराजा, मैं 2 महीने पहले अथर्व के ऑफिस किसी काम से गया था। अथर्व किसी मीटिंग में था, इसलिए उसके सेक्रेटरी ने मुझे उसके कैबिन में इंतजार करने के लिए कहा, तो मैं वहीं बैठ के इंतजार करने लगा। फिर अचानक उसके सेक्रेटरी के पास किसी का कॉल आया, और वो बात करने लगा कि कैसे उसके एक दोस्त ने अपनी खर्चीली बीवी से पीछा छुड़ाने के लिए अपने ही दोस्त को उसके पीछे लगाया, और फिर उसे कैरेक्टरलेस साबित करके तलाक भी ले लिया, और हर जाने के तौर पर उसकी सारी प्रॉपर्टी भी हड़प। बस मुझे वहीं से ये तरीका मिल गया था, और मैंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। और वो फोटो तो पुरानी ही थी, ये तो तुम्हें भी पता है। पर मुझे अब तक समझ नहीं ये कि ये खबर इतनी जल्दी इतने बड़े लेवल पे कैसे वायरल हो गई। मुझे तो लगा था पुरानी भूली बिसरी मॉडल में किसी को क्या इंटरेस्ट होगा, खबर आएगी और घर वालों को पता चल जाएगा और मेरा काम हो जाएगा।
पर अब तो अच्छा है वो किसी भी लायक नहीं बची, मॉडलिंग में तो कोई उसे काम दे ही नहीं और ज्यादा पढ़ी लिखी वो है नहीं कि कुछ और कर पाएगी। एपिसोड 14। काम्या वैसे तो विराज की बातों से पूरी तरह कन्विंस थी क्योंकि वो खुद भी इस प्लान का हिस्सा थी, पर फिर भी एक मॉडल होने के नाते उसे अपनी इमेज बिगड़ने का डर सता रहा था और इसीलिए काम्या ने विराज से कहा, पर देख लो लोग हमें जज न करें, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे घर तोड़ने वाली कहे। विराजा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने सोच रखा है, मैं मन्नत से डायरेक्ट बात करूंगा। काम्या यही सही रहेगा क्योंकि एम्पायर एंटरटेनमेंट तो वैसे ही मुसीबतों में है, मुझे नहीं लगता उसका वाइस प्रेसिडेंट हमारी कुछ ज्यादा मदद कर पाएगा, खास तौर पर वैसे जैसा उसने वादा किया था। विराजा हाँ शायद तुम सही कह रही हो, इसलिए मैं कल मन्नत को ऑफिस बुलाऊंगा मिलने के लिए और उसे थोड़ी बहुत फायदे देकर अपना काम करवा लूंगा। वैसे भी वो क्या कही कि महारानी है कि अपना फायदा नहीं देखेगी, भिखारी को थोड़े पैसे दूंगा तो जैसा कहूंगा वो करेगी, वरना इतना पैसा कहाँ से लाएगी। और उसका मॉडलिंग करियर तो कब का खत्म हो चुका, बड़ी आई थी मॉडल बनने। मैं जानता था इसके पर काटना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो पापा से कह के इसका मॉडलिंग करना बंद कराया था, वरना ये मुझे तलाक नहीं देगी और सारी जिंदगी मुझसे चिपकी रहेगी। काम्या हाँ यही ठीक रहेगा, देखो मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती हूँ, पर बस मुझे ये चाहिए कि जब मेरी तुमसे शादी हो तो लोग हमें जज न करें। विराजा तुम उसे परेशान नहीं करना चाहती हो और अगर करना भी चाहती हो तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कह रहा हूँ कि तुम परेशान कर सकती हो। एक काम करो, कल तुम जाओ उससे मिलने और उसे। एपिसोड 16। दोपहर को मन्नत तैयार होकर उस रिपोर्टर से मिलने के लिए निकली जिसे रोहन ने उसके साथ जाने के लिए तैयार किया था। रिपोर्ट को देख मन्नत सेटिस्फाइड थी क्योंकि रिपोर्टर काफी स्मार्ट लड़का था और काफी अच्छा दिख रहा था। जैसे ही वो मन्नत से मिला, मन्नत से मिलकर काफी एक्साइटेड था। मन्नता बाकी तो ठीक है, मैं जैसे अंदर जाऊं तो वहां पे ऐसे दिखाना है कि तुम मेरे सेक्रेटरी हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रिपोर्टरा वरुण पर सेक्रेटरी क्यों दिखाना है? मेरा मतलब है वो लोग आपके सेक्रेटरी को पहचानते होंगे ना? मन्नता हाँ पहचानते तो है, पर उसको कल ही नौकरी से निकाल गया है तो अब मैं किसी को भी अपना सेक्रेटरी रख सकती हूँ। तुम अपने काम पर ध्यान दो। वरुण ठीक है। मन्नता रिलैक्स, वहां जाकर एक बार अंदर जाने के बाद में तुम अपनी शूट पर ध्यान दे सकते हो, पर ये ध्यान रखना कि जो शूट होना चाहिए वो किसी को पता ना चले कि अंदर कैमरा है और कोई चीज छूट न जाए। वरुण ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, पर क्या काम खत्म होने के बाद आप मुझे ऑटोग्राफ देंगी? मन्नत को ये सुनकर अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी हुई क्योंकि मन्नत को फिलहाल अपनी स्थिति पता थी। वो एक सेकंड ग्रेड की आर्टिस्ट है और फिलहाल अपनी कंपनी से ब्लैक लिस्टेड है। मॉडलिंग छोड़े भी उसे समय हो चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो गए समय की मॉडल है, फिर भी ये लड़का उसका ऑटोग्राफ चाहता है, इसलिए मन्नत ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा ठीक है मैं दूंगी। दोनों ने अपनी प्लानिंग कर ली थी और दोनों कार में बैठकर ऑफिस की ओर निकल गए। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट दोनों को आते हुए देखा, उसने चेयरमैन को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि मन्नत आ गई है। थोड़ी देर के बाद में सेक्रेटरी आई और मन्नत को एक छोटे कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर चली गई और वहां ले जाकर कहा मैम प्लीज बैठिए, सर थोड़ी ही देर में आएंगे। मन्नत ने चारों ओर घूमकर उस कॉन्फ्रेंस हॉल को देखा और रिसेप्शनिस्ट की ओर देखकर कहा श्योर। तभी पीछे से उसे हाई हील्स में किसी के चलने की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खुला, मन्नत ने मुड़कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा तुम? मन्नत के सामने फिलहाल और कोई और नहीं बल्कि वो लड़की खड़ी थी जिससे उसका एक्स पति दिलोजान से शादी करना चाहता है, काम्या। दोपहर। काम्या देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे लिए पिछले समय बहुत कठिन रहा होगा और तुम ये भी तो सोचो तुम विराज के लायक ही नहीं थी, फिर भी उस बेचारे की तुमसे जबरदस्ती शादी कराई गई थी। उसने तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर तुम नहीं मानी, पर आखिर भगवान ने ये मौका दे दिया और बस इसलिए उसने तुमसे अपनी तोड़ दी। और तुम भी तो पागल हो, कहा तुम ख्याली पुलाव पका रही थी कि तुम्हारी शादी इतने बड़े खानदान में हो गई तो अब तुम्हारी नया पार लग गई। काम्या मन्नत को उकसाने की कोशिश कर रही थी। ओह तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मन्नत ने फिलहाल अपना गुस्सा नहीं दिखाया क्योंकि वह देखना चाहती थी कि काम्या किस हद तक जा सकती है। काम्या विराज तुमसे क्यों अपनी मर्जी से शादी करेगा? तुम्हें आखिर है क्या? तुम्हारे दादा ने बस दया के नाम पे तुम्हें उसके सर मर दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता?
विराज के परिवार के आगे तुम्हारी औकात क्या है ये सबको पता है। उन लोगों ने तरस कहा कि तुम्हें अपनी बहू बनाया था। एपिसोड 17। मन्नत अब तक चुपचाप सुन रही थी, जैसे वो काम्या को सुनना चाहती हो। जब काम्या ने बोलना बंद किया तब मन्नत ने कहा, मन्नता सच बोलूं मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे ये बात जरूर पता है कि जब मेरी विराज से शादी चल रही थी उस वक्त भी तुम दोनों पीठ के पीछे रंगलियां मना रहे थे, जिसे कानूनी तौर पर धोखा देना कहा जाता है। काम्या तो क्या हुआ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें मेरे और विराज के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने का मौका मिला है। रिसेप्शनिस्ट दोबारा आ चुकी थी, इसलिए मन्नत ने पीछे मुड़कर डायरेक्टर की ओर नजर घुमाई। डायरेक्टरा, मन्नत देखिए मैं आपको हायर करने के लिए तैयार हूं, अगर आप अच्छा काम करके देंगी तो मुझे आपके काम से कोई समस्या नहीं होगी, और मुझे लगता है इस वक्त ही आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा होगा, क्योंकि आपको कोई और कंपनी तो लेना नहीं चाहती। मन्नता, और आप मेरे काम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या चाहते कि मैं क्या करूं? डायरेक्टर कुछ बोलने वाला था कि तभी बीच में काम्या ने बात काटते हुए कहा, अरे मसलन तुम किसी के साथ रात बिता सकती हो, किसी आदमी को हमारे लिए राजी करा सकती हो ताकि हम उससे अपना काम निकलवा सके, और वैसे भी तुम्हारी औकात के हिसाब से यही सबसे अच्छा काम है जो तुम फिलहाल कर सकती हो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं बचा है। मन्नत ने गुस्से में कहा, अच्छा ये मुझसे ज़्यादा तो आप लोग समझते हैं ना, और काम्या तुम तो किसी की रखेल बन के रह ही चुकी हो, तो किसी के साथ सोने में भी तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर देना। ये कहकर मन्नत ने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेकर उस पर कुछ लिखना शुरू किया। मन्नत ने उस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा, भाड़ में जाओ। मन्नत ने जो लिखा था उसे पढ़कर काम्या के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। क्या हुआ, तुम चिल्लाना चाहती हो? चिल्लाओ, मुझे बिल्कुल सही सुनाई देता है, तुम चिल्ला सकती हो, मेरे कान बिल्कुल ठीक है। मन्नत ने अपने कान को सहलाते हुए कहा। काम्या, तुम विराज को नाराज करने का नतीजा तो अच्छे से जानती होगी। मन्नता, मुझे ये जानने में कोई शौक नहीं है कि विराज को नाराज करने का नतीजा क्या होगा, बल्कि अब तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी और विराज की बेशर्मी पर पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है, तुम जैसे धोखेबाजों को पब्लिक क्या अंजाम तक पहुँचाती है। काम्या, तुम्हारी औकात के हिसाब से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम विराज को मीडिया के सामने एक्सपोज कर पाओगी, तुम्हारी उस तक पहुँचने की औकात ही नहीं है। उसके ऑफिस में तो अब सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें घुसने भी नहीं देगा। काम्या का मन्नत को बेइज्जत करने का पूरा मूड था। मन्नता, तुम्हें नहीं लगता कि मेरे अंदर तुम्हें एक्सपोज करने की काबिलियत है? ये कहते हुए मन्नत ने अपने पीछे मुड़कर देखा और कहा, सब कुछ ठीक से रिकॉर्ड कर लिया? वरुणा, हाँ मैं कर लिया है, वो भी अच्छी खासी हाई डेफिनेशन क्वालिटी में। काम्या, हो बेचारा बच्चा। मन्नत, तुम किस बच्चे को लेकर आई हो? तुम बहुत मासूम हो। मुझे एक बात बताओ कि अगर तुमने सब कुछ रिकॉर्ड कर भी लिया है तो तुम्हें लगता है कि तुम वो सब इस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर लेकर जा पाओगी? इसके बाद काम्या गार्ड को बुलाती उसके पहले ही मन्नत ने कहा, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर लेकर जाने की क्या जरूरत है? ये कहते हुए मन्नत ने पेट पकड़कर जोर से हंसना शुरू किया। मैंने ये सब कुछ पहले ही रिकॉर्ड होते ही अपलोड कर दिया था। तुम किस जमाने में जी रही हो? टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। अगर मुझे तुम पर तरस नहीं आ रहा होता तो ये लाइव ब्रॉडकास्ट तुम्हारे यहाँ आते ही शुरू कर देती। एपिसोड 18। मन्नत की बात सुनकर काम्या और डायरेक्टर दोनों डर गए, और सिनेमैटिक एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और सर्च करके देखा, पर तब तक वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने चैन की सांस ली और काम्या की ओर देखा और उसे इशारे में बताया कि सब सही है। काम्या ने मुस्कुराते हुए मन्नत की ओर देखा और कहा, मेरे साथ ये बचकाने खेल खेलना बंद करो, तुम्हें तो मैं दिखाती हूँ खेल किसे कहते हैं। ये कहकर काम्या ने अपना फ़ोन निकाला। वो विराज को कॉल करती उसके पहले ही उसके पास विराज का फ़ोन आ गया। काम्या, विराज, मन्नत ने मुझे बहुत बेइज्जत किया है। विराजा, ये क्या बकवास है? मैंने वहाँ तुम्हें उसको सबक सीखने के लिए भेजा था, ना कि उसकी बातें सुनकर आने के लिए। मुझे कोई मतलब नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मन्नत को सबक सिखाओगी, तुम्हें इसी के लिए भेजा था ना। विराज अपना गुस्सा नहीं छुपा पा रहा था और इसलिए काम्या के ऊपर चिल्ला पड़ा। मन्नत का कॉन्फिडेंस अब भी जस का तस बरकरार था, और तभी डायरेक्टर ने दोबारा से सर्च किया। तब उन्हें पता चला कि सारा का सारा मीडिया एक साथ इकट्ठा हो गया है।
वरुण ने वो रिकॉर्डिंग खुद पोस्ट नहीं की थी, बल्कि उसमें वो रिकॉर्डिंग रोहन को भेज दी थी और रोहन ने अपनी वेबसाइट सीक्रेट सोसाइटी पर उसे अपलोड कर दिया था, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग उसे इतने कम समय में पहले ही देख चुके थे। डायरेक्टर ने जल्दी से उस वीडियो को खोला। वाकई में कुछ ज़्यादा ही साफ वीडियो था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में शूट किया गया था, जिसे देखकर डायरेक्टर के पसीने छूट गए और उसके हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर गया। मन्नत अपनी हंसी रोक नहीं पाई और तब उसने काम्या की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिन आदमियों को तुम मेरे साथ भेजने वाली थी उनको तुम अपने रख सकती हो। ओहो वरुण ने, लगता है सच में तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। कम से कम तुम्हारा चेहरा तो कवर कर सकता था ना। उसने तो सारा का सारा ओरिजिनल वीडियो ही पोस्ट कर दिया। ये कहकर मन्नत चेयर से उठी और निकल गई। पर वहां से निकलने से पहले मन्नत ने जो कहा उसे सुनकर काम्या के होश उड़ गए। मन्नत, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें और विराज को एक बात पहले कंफर्म कर लेनी चाहिए। विराज ने मुझे नहीं छोड़ा है, मैं उस लीचर इंसान से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर दादाजी के लिए करनी पड़ी और जो हुआ वो उसने नहीं किया। वो सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने होने दिया, वरना उसकी या तुम्हारी कोई औकात नहीं थी और ना है। वरुण मन्नत को काम्या को सबक सिखाते हुए देख रहा था। उसने कॉन्फ्रेंस रूम छोड़ा और मन्नत के साथ बाहर आ गया। बाहर आकर मन्नत का हाथ पकड़कर बोला, आप तो हीरो निकली, प्लीज मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए। मन्नत को उसके एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ गई और उसने कहा, हाँ देती हूँ। वीडियो अपलोड होते ही वायरल हो गया और तरह तरह के हैशटैग बन गए और इसके साथ साथ विराज और काम्या भी सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टर्म बन चुके थे। जहां जाओ लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे। इस खराब कैरेक्टर की एक्ट्रेस को तो ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। और लोग मन्नत को काफ़ी अच्छी नज़रों से देख रहे थे कि उसने कितनी समझदारी से सारे मामले को संभाला। पर अभी हर कोई नहीं जानता कि मन्नत भी पूरी तरह से मासूम और सीधी नहीं है। अभी बहुत कुछ है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। एपिसोड 19। इधर रात को 8 बजे अथर्व जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकला, उसके ऑफिस से बाहर निकलते ही उसके सेक्रेटरी ने उसका मोबाइल उसकी ओर देते हुए कहा, सर मुझे लगता है आपको ये देखना चाहिए। अथवा क्यों, क्या हुआ, उसने कोई मुसीबत खड़ी की क्या? सेक्रेटरी, मैम शांत थी, पर मुझे लगता है नहीं है। पर फिर भी उसके बाद ये हो गया। सेक्रेटरी की हिम्मत नहीं हो रही थी पूरी बात कहने की, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस सब में मन्नत का साथ उसी आदमी ने दिया होगा जिसके बारे में अथर्व पता करना चाहता है। अथर्व, तुमने अब तक उसके बारे में पता नहीं किया है? सेक्रेटरी, सर मुझे थोड़ा समय और चाहिए, वैसे आप मैम से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? अथवा तुम्हें क्या लगता है मुझे सच बता देगी? अथर्व ने मोबाइल लौटाते हुए कहा। अथर्व को अब भी लगता है कि मन्नत ने कल जो पसंद करने वाली बात कही थी वो झूठ थी। किसी भी बात की तह तक जाने से पहले उसने थोड़ा समय देना ज़्यादा बेहतर समझा और इसलिए उसके परिवार के जहां पर सारे लोग रहते थे वहां जाने ही वाला था कि कुछ सोचकर उसने सक्सेना मेंशन चलने के लिए कहा। सेक्रेटरी ने अथर्व का इशारा पाकर ड्राइवर को गाड़ी चालू करने के लिए और सक्सेना मेंशन की तरफ लेकर चलने के लिए कहा। हालांकि सेक्रेटरी अथर्व की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहता था, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अथर्व जब मन्नत को लेकर इतना चिंतित है तो इतना ठंडा व्यवहार क्यों दिखा रहा है, जबकि मन्नत के अफेयर की खबर का आइडिया विराज को देने का प्लान अथर्व का ही था और तो और उस खबर को इतना वायरल भी अथर्व ने ही करवाया था। सक्सेना मेंशन अथर्व के लिए दूसरे घर जैसा ही था। वो बचपन से वहां जाता आता रहा है, इसलिए वह के सारे नौकर उसे अच्छे से पहचानते थे। अथर्व जैसे ही घर पहुंचा एक नौकर ने आवाज लगाई, अथर्व सर आए हैं। दूसरे ने कर अथर्व से पूछा, सर कुछ खाएंगे, आपके लिए कुछ ला दूं या आप खाना खा चुके हैं? अथवा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी अंदर हॉल में घुसा ही था कि उसने देखा विराज सोफे पर बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा है। विराजा, फोन पर? मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, पर इस रोहन के बारे में पता करो। रोहन का नाम सुनकर अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। विराज ने जैसे ही अथर्व को सामने खड़ा देखा उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने फोन काटकर वो जल्दी से अथर्व की ओर बढ़ा। आओ, मुझे नहीं पता था तुम आने वाले हो। अथवा क्या चल रहा है? विराजा, कुछ खास नहीं। क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो?
अथवा बस ये कहना था कि अपनी लफड़ेबाजियों के चक्कर में अपने परिवार की इज्जत मत गंवाना। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए हमेशा परेशान रहते हैं, मैं हमेशा तुम्हें उनसे नहीं बच सकता फिलहाल, अंकल जी कहा है। विराज ने बिना कुछ कहे जैसे ही ऊपर की ओर इशारा किया, अथर्व समझ गया मिस्टर सक्सेना ऊपर अपने कमरे में होंगे और इसलिए वो अपनी बात कहकर आगे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। विराज अथर्व से इतना डरता था कि अथर्व के कहने के बाद आगे कुछ कह ही नहीं पाया। अथर्व के जाने के बाद में विराज ने पीछे से कहा, ये सब कुछ उस हरामखोर मन्नत की वजह से हुआ। कुतिया कहेगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचने की, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अथर्व जल्दी ऊपर पहुंचा और मिस्टर सक्सेना से मिलकर वापस बाहर निकलने लगा। उसे जाता देखकर नौकर ने पूछा, सर आप अभी तो आए हैं, अब कहाँ जा रहे? अथवा रॉयल ड्रैगन विला जा रहा हूँ, जो कि अथर्व का पर्सनल घर है। एपिसोड 20। अथर्व बिना अपने सेक्रेटरी, ड्राइवर या बॉडीगार्ड से खुद कार चलाकर वहां से निकल गया। अथर्व को जाता देखकर सेक्रेटरी ने जल्द ही बॉडीगार्ड को इशारा किया था कि वो अथर्व के पीछे जाए और देखे कि उसकी सिक्योरिटी में कोई दखल न आए। अथर्व ड्राइव करके जब घर पहुंचा उस वक्त मन्नत अथर्व के घर में बाथटब में थी। शुरू में तो उसे गर्म पानी के टब में मजा आ रहा था, पर धीरे धीरे उसके पीठ में दर्द होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही कर गर्म पानी में बैठ गई है। वो जल्दी ही बाथटब से बाहर निकली और तब उसे एहसास हुआ कि ये तो उसके पीरियड्स का समय है। अभी मन्नत जल्द ही टब से बाहर निकलकर बेडरूम की तरफ आई तो उसे एहसास हुआ कि उसके पेट में पीरियड्स की वजह से दर्द हो रहा है। वो आकर बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गई। उसे पहले लगा कि वो मदद के लिए गीता को बुलाएगी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि गीता तो शायद घर से बाहर किसी काम के लिए गई हुई है। पर उसे कोई अपने पास चाहिए था, इसलिए उसने अपना फ़ोन उठाया और पहला डायल नंबर डायल कर दिया। अपने हिसाब से तो उसने रोहन को फ़ोन लगाया था। कॉल रिसीव होते ही उसने बिना सामने वाले की आवाज़ सुने कहा, भाई एक मदद कर दो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? अथर्व ने जब ये कॉल रिसीव किया उस वक्त वो विला के गेट के अंदर ही घुस रहा था। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर पहुंचा। मन्नत को यह एहसास नहीं हुआ था कि उसने जो फ़ोन उठाया था वो अथर्व का दिया हुआ नया फ़ोन था और उसमें स्पीड डायल में अथर्व का ही नंबर था, ना कि रोहन का। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने सब कुछ अथर्व को बोल दिया है तो उसने फ़ोन साइड में फेंका और अपना सर तकिए में छुपाकर पेट पकड़कर लेट गई। मन्नत बिस्तर पर लेटी हुई ही थी कि तभी उसे बेडरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो वो आश्चर्य में थी, क्योंकि सामने अथर्व खड़ा था। मन्नत ने मन ही मन कहा, ये क्या बहुत है जो इतनी जल्दी आ गए। वो बिना कुछ बोले कमरे के अंदर आया और मन्नत को अपनी बाहों में उठाकर बाहर की तरफ जाने लगा। मन्नत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अथर्व से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अथवा हॉस्पिटल। मन्नत, हॉस्पिटल? हम ऐसे हॉस्पिटल नहीं जा सकते, मैं ये शक्ल लेकर बाहर कैसे जाऊंगी? ठीक है मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, पर मैं फिर भी एक सेलिब्रिटी हूँ और अभी जो तमाशा चल रहा है अगर इसके बीच में मुझे किसी के भी साथ देखा गया तो सब कुछ सच मान लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस चीज़ के लिए मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पीरियड पेन हो रहा है। ये सुनकर अथर्व ने अपने कदम रोक दिए और मन्नत को पास में पड़े सोफे पर बिठा दिया। अथर्व ने भी उसी सोफे पर बैठकर मन्नत को वही सोफे पर अपने गोद में लिटा लिया और आराम से उसके पेट और पीठ को सहलाने लगा। मन्नत को शर्म आ रही थी, वो शर्म से लाल हो रही थी। मन्नत के लिए अथर्व का इस तरीके से करीब होना अजीब तो था पर रोमांचक भी था। उसे शायद अथर्व का छूना अच्छा लग रहा था, इसलिए मन्नत अपनी भावनाओं को लेकर कंफ्यूज हो रही थी। उसने अथर्व का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज रुक जाइए, ये ठीक नहीं है। अथवा क्या तुम ये नहीं चाहती? मन्नत, चाहती हूँ। मन्नत ने भावनाओं में बहकर अपने मन की बात कह दी थी, फिर बात को संभालते हुए कहा, पर अगर गीता आंटी आ गई और उन्होंने ऐसे देखा तो अच्छा नहीं लगेगा।